नोबल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं चंदूलाल थापर आपको सब शक्ति के बारे में अध्ययन करवा रहा था। इसी विषय के टॉपिक के अंतिम कड़ी जो है वो है शब्द शक्तियों का तुलनात्मक विवरण। इसका अंतिम बिंदु क्या है? शब्द शक्तियों का तुलनात्मक विवरण, यानी एक दूसरे का आपस में इनकी तुलना करना। जैसे अभिधा शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति, इन दोनों में क्या अंतर है? अभिधा शब्द शक्ति एवं लक्षणा शब्द शक्ति, इन दोनों में क्या अंतर है? फिर लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति, इन दोनों में क्या अंतर है? अमूमन परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है। जैसे एक सवाल तो आपको आएगा कि एक पंक्ति दे रखी होगी और उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति निहित होती है। तो आपके बोर्ड क्लास के अंदर जो है ये 2 नंबर का टॉपिक है। कितने अंक का? 2 अंक का। तो ये हम पहले भी बता सकते थे आप लोगों को, लेकिन मैं अंत में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा अंतिम पड़ाव है इस टॉपिक का। पहला सवाल क्या बनेगा? एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य के अंदर निहित शब्द शक्ति की पहचान करनी है। वो सवाल होगा आपके 1 अंक का, वह प्रश्न होगा आपके 1 अंक का। और इसी में इसका सब क्वेश्चन होगा, दूसरा उप प्रश्न होगा, वो होगा या तो अभिधा लक्षणा, इन दोनों में अंतर पूछा जाएगा, या लक्षणा या व्यंजना, लक्षणा एवं व्यंजना, इन दोनों शब्द शक्तियों के अंदर पूछा जाएगा, या व्यंजना या अभिधा शब्द शक्ति, इन दोनों में अंतर पूछा जाएगा। तो ये लगभग हर प्रति वर्ष इस प्रकार का एक प्रश्न जो है 1 अंक का पूछा जाता है। तो हम इस अंतिम पड़ाव में इनके अंदर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे अभिधा शब्द शक्ति, वैसे तो हमने आपको शुरू से ही जो बताया है वो यहाँ पर लिखा है। अभिधा शब्द शक्ति के अंदर केवल और केवल मुख्य अर्थ अथवा लोक प्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण किया जाता है या उसके अंदर ये प्रकट होता है। यानी अभिधा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ जो है प्रकट होता है या उसे ग्रहण किया जाता है, यानी मुख्यार्थ जो है प्रधान होता है। अभिधा शब्द शक्ति में केवल मुख्य अर्थ या लोक प्रसिद्ध अर्थ प्रकट होता है। तो अभिधा में क्या होता है? मुख्य अर्थ या लोक प्रसिद्ध अर्थ प्रकट होता है। लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर मुख्यार्थ से हटकर, यानी मुख्यार्थ बाधित होता है, यानी मुख्यार्थ बाधित होता, मुख्यार्थ क्या होता है? बाधित होता है, यानी उससे हटकर उसी के लक्षणों के आधार पर, यानी मुख्यार्थ के लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ निकाला जाता है। यानी लक्षणों के आधार पर या लक्षण के आधार पर अन्य अर्थ निकाला जाता है या ग्रहण किया जाता है। अब तीसरी क्या होती है? व्यंजना। अब इसमें क्या होता है? मुख्यार्थ, इसमें मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ, ये दोनों बाधित होते हैं, ये दोनों बाधित होते, यानी इन दोनों से भिन्न कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। इन दोनों मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है या ग्रहण किया जाता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। दूसरा अर्थ क्या है? इसका अर्थ निश्चित होता है, यानी अभिधा शब्द शक्ति के अंदर जो अर्थ होता है उसका निश्चित होता है, उसमें किसी भी कोई कुल काल्पनिक जो है हम नहीं कर सकते, कल्पना का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका अर्थ निश्चित होता है, कोई भी कल्पना का प्रयोग नहीं होता है। जबकि अभिधा में तो कल्पना का प्रयोग नहीं होता, इसका अर्थ भी निश्चित होता है, लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर इसका अर्थ निश्चित नहीं होता है, इसका अर्थ निश्चित नहीं होता है, लेकिन किंतु अर्थ की दिशा निश्चित होती है, अर्थ की दिशा निश्चित होती है, किंतु अर्थ की दिशा निश्चित होती है, अर्थात लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है या अर्थ निकाला जाता है। यानी लक्षण के आधार पर, यहाँ पर भी यही था, लक्षण के आधार पर यहाँ पर अर्थ निश्चित होता है या अर्थ निश्चित नहीं होता।
अभिधा में अर्थ निश्चित होता है, लक्षणा में अर्थ निश्चित नहीं होता है, लेकिन अर्थ की दिशा निश्चित होती है और लक्षण के आधार पर इसका अर्थ निकाला जाता है। लेकिन व्यंजना शब्दशक्ति के अंदर क्या होता है, ये दोनों नहीं होते हैं। इसका संदर्भ एवं प्रसंग के आधार पर, इसका अर्थ किसके आधार पर निकलता है, संदर्भ एवं प्रसंग के आधार पर इसका अर्थ या उसका जो स्वरूप है वो तय होता है, उसका स्वरूप जो है तय होता है। और इसमें कल्पना का कहीं पर भी हमें कल्पना का भी सहारा लेना पड़ता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इन अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन दिनों में देखो तीनों के अंदर अलग अलग फैक्टर काम आ रहे, अलग अलग जो है इसके लक्षण हैं। तीसरा बिंदु क्या है कि अभिधा के अंदर इसके लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वतंत्र है। अभिधा शक्ति स्वतंत्र है, इसका जो है सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसके बाद इसमें कोई जो है किसी प्रकार की जो है अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर इसका अर्थ प्राप्त करने के लिए या लक्ष्यार्थ प्राप्त करने के लिए हमें अभिधा शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यानी लक्षणा शब्द शक्ति में किसकी आवश्यकता पड़ती है, लक्षणा शब्द शक्ति में हमें अभिधा शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर अभिधा एवं लक्षणा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अभिधा शब्द शक्ति में किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लक्षणा शब्द शक्ति में अभिधा शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अभिधा एवं व्यंजना शब्द शक्ति में अभिधा एवं लक्षणा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अंतिम बिंदु वह है, इसमें जो है पाठक एवं श्रोता दोनों वास्तविक अर्थ को ग्रहण करते हैं। यानी अभिधा शब्द शक्ति के अंदर पाठक एवं श्रोता, पढ़ने वाला और सुनने वाला या ज्ञान प्राप्त करने वाला, उन दोनों के अंदर इसके अर्थ जो है उसका अर्थ ग्रहण करता है। कैसा अर्थ ग्रहण करता है, वास्तविक अर्थ ग्रहण करता है, इसका वास्तविक अर्थ ग्रहण करता है। लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर क्या होता है, मुख्यार्थ जो है उससे हटकर, उससे परे लक्षण के अनुसार, यानी मुख्यार्थ से हटके अब लक्षणों के आधार पर कल्पना एवं तर्क से अभीष्ट अर्थ तक पहुंचता है। यानी लक्षणों के आधार पर जो है वो मुख्य अर्थ तक पहुंचता है। कल्पना एवं तर्क के अभीष्ट से अभीष्ट अर्थ तक वह पहुंचता है, यानी उस अर्थ को प्राप्त करता है। जबकि व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर इसमें संकेत भर होता है, यानी केवल एक इशारा, संकेत मात्र से बाकी समस्त अर्थ जो है पाठक एवं श्रोता प्रसंग के आधार पर ग्रहण कर लेता है। केवल एक संकेत मात्र से, एक हल्के से इशारे मात्र से जो है इसका सारा प्रसंग अर्थ जो है, समस्त अर्थ यानी कंप्लीट जो अर्थ है, पाठक एवं श्रोता, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों जो है इसके पूर्ण प्रसंग जो है, पूरा अर्थ जो है ग्रहण प्राप्त कर लेता है। इस तरह से हमारी हिंदी कक्षा 12 हिंदी के अंदर जो हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति, जो आपकी बोर्ड कक्षा के अंदर 2 अंक का आएगा, वो कंप्लीट होता है। और इसमें जब भी कोई समस्या होगी हम बार बार इसके अंदर आपको और सुझाव देते रहेंगे। धन्यवाद।